हेलो। जी सर। हाँ, लाइव आ गया उसी पे, प्रज्ञा वाले पे। अब वो सर्च में गए होंगे ना आप? प्रज्ञान पे आ गया लाइव मेरा। हाँ, आ गया आप, आ गए ठीक है, लाइव आ गए। ठीक है, शुरू करें फिर। हाँ अच्छा। ठीक है, हाँ आप शुरू करो। ओके ओके ओके। नमस्कार। इस मई के गर्मी के महीने में आज हम मौजूद हैं कोरोना वायरस के समय अपने कमरों में। लेकिन साथियों, जरा सोचिए कि यही वो मई का महीना था 1857 का, जबकि हमारे क्रांतिकारी अपनी जान पे खेल करके इस देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। क्या हमने उन क्रांतिकारियों को वो आदर दिया जो आदर उन्हें मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए मिलना चाहिए था? क्या हमने उन क्रांतिकारियों को याद रखा, या हम उसी ऐतिहासिक धारा में बह गए जो ऐतिहासिक धारा हमारे लिए उपनिवेशवादी अंग्रेज इतिहासकारों ने बनाई थी, या आगे चलकर साम्यवादी इतिहासकारों ने बनाई? आज भी इस महान क्रांति को एक सैनिक विद्रोह के रूप में, एक सामंतवादी विद्रोह के रूप में हमारी इतिहास की किताबों के अंदर पढ़ाया जाता है। अफसोस यह है कि जो इस प्रकार की उपमाएं इसको देते हैं वो ऐतिहासिक तथ्यों पे नहीं देते हैं, वो अपनी राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से इतिहास को तोड़ते हैं, इतिहास को मरोड़ते हैं और वास्तविक इतिहास को खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इतिहास को दबाया जा सकता है, इतिहास को झुठलाया जा सकता है, लेकिन इतिहास को कभी कत्ल नहीं किया जा सकता। और इतिहास बोलता है, और बड़ा होकर के बोलता है, और खुल के बोलता है। और आज भारत का इतिहास एक बार फिर दोबारा बोल रहा है। एनसीईआरटी की किताबों में ना सही, इन साम्यवादी या उपनिवेशवादी या सरकारी कांग्रेसी इतिहासकारों की किताबों में ना सही, लेकिन आज सोशल मीडिया पे ऐतिहासिक तथ्य बोल रहे हैं, आज शोध में ऐतिहासिक तथ्य बोल रहे हैं। खुद डिजराइली ने उस समय इंग्लैंड की पार्लियामेंट में यह सवाल उठाया था, इज इट ए सिपॉय म्यूटिनी और ए नेशनल रिवोल्ट? क्या यह मात्र एक सैनिक विरोध है, या ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है? और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए लगातार यह कहने की कोशिश की कि यह मात्र एक सैनिक विद्रोह है, जबकि इस क्रांति की तैयारियां लगभग पिछले 4 वर्ष से हो रही थी। नाना साहब, अजीमुल्ला, ग्वालियर की बैजाबाई, बांदा के नवाब, झांसी की रानी, तात्या टोपे और कुछ मुगल दिल्ली के बादशाह के राजकुमार, और तात्या टोपे और अजीमुल्ला और नाना साहब ने तो जम्मू के राजा तक को पत्र लिखे थे, ट्रेवंकोर के राजा तक को पत्र लिखे थे, सत्तारा में, बेलगांव में, हैदराबाद में। पूरे भारत के अंदर क्रांति का संदेश जो है मौजूद था। और यह मत भूलिए कि खुद अंग्रेज परेशान थे कि ये कमल, रोटी और ये पत्र
और ये पेड़ों की छाल काटा जाना, ये चारों तरफ घूम रहा था और अंग्रेज समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। एक पत्र रात में 200-200, 300-300 किलोमीटर चलता था। इसी तरीके से कमल का फूल जाता था, इसी तरीके से रोटी जाती थी, पेड़ों की छाल काट दी जाती थी गांव के बाहर। और चौकीदारों ने इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज तक किसी हमारे इतिहासकार ने इन चौकीदारों की भूमिका पे 1857 के अंदर कोई शोध ना किया है, ना करवाया। तात्या टोपे के परिवार से पराग टोपे की अभी पीछे एक किताब आई थी, द रेड लोटस। मैं आपसे कहूंगा कि उस किताब को जरूर पढ़ें। उस किताब में मतलब दिया गया कि जो मतलब अंग्रेज उस समय नहीं निकल पाए, बार बार कहते थे कि कोई तो हिंदुस्तानी हमें समझा दे कि इस कमल और रोटी का मतलब क्या है। एक कमल के अंदर 25 से 30 पंखुड़ियां होती हैं और अंग्रेजी पलटन के अंदर भी 25 से 30 सिपाही होते थे। तो लाल रंग का कमल उनको भेजा जाना वो इस बात का प्रतीक था कि तुमको विरोध में, विद्रोह में खड़ा होना है अंग्रेजों के खिलाफ, पूरी की पूरी पलटन को। रोटी का मतलब था कि ऐसा वक्त आने वाला है जिस समय के अनाज की कमी हो सकती है, अपना खाने पीने का संभाल के रखो। पेड़ की खाल छीलने का मतलब था कि जिस तरीके से पेड़ की खाल छील जाती है और पेड़ मर जाता है, उस तरीके से ये फिरंगी जो है ये इस पूरे भारतवर्ष को मार रहा है, भारत की खाल को छील करके। और तमाम कारण इसके लिए बने थे, उन कारणों में नहीं जाऊंगा। लोगों को अक्सर सारे कारण मालूम है कि किस तरीके से बुनकर तबाह किए गए, किसान तबाह किए गए, कमर्शियल क्रॉपिंग की गई, नील की खेती करने को, अफीम की खेती करने को, जूट की खेती करने को लोगों को मजबूर किया गया। धान और गेहूं इन खेतियों को छोड़ करके किस तरीके से सेनाओं को बर्खास्त किया गया और वो बर्खास्त सैनिक फिर गांव के अंदर आए। गांव के अंदर जो एक उसका प्रेशर था भूमि के ऊपर वो बढ़ना शुरू हुआ, बेरोजगारी फैली, राजाओं को दत्तक पुत्रों को लेने से मना किया गया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये सारे कारण, बहुत सारे कारण बने जिन कारणों से भारत का हर तबका, चाहे वो छोटा राजा था, चाहे वो जमींदार था, चाहे वो ताल्लुकदार था, चाहे वो किसान था, चाहे वो कारीगर था, चाहे वो लोहार था, हर भारत का तबका फिरंगी के शासन से परेशान था। ऊपर से मिशनरी लगातार रोम को लिख रहे थे, 1830 से ऐसा लिख रहे थे कि हम तो 50 वर्ष के अंदर इस भारत को पूरे को जो है इसका धर्म परिवर्तन कर देंगे। उसका एक अलग असर पड़ रहा था। और इन परिस्थितियों के अंदर लगातार अब इस बात के सबूत मौजूद हैं कि जो भी अंग्रेजी सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, जब वो घर जाते थे, छुट्टी में जाते थे, तो अपने इलाके के छोटे जमींदारों से, अपने राजाओं से, उनसे उनकी मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी और दोनों के बीच में एक वार्ता जो है काफी लंबे समय से चल रही। माझा प्रवास किसी ने नहीं पढ़ा, विष्णुदत्त गोडसे का मराठी में लिखा हुआ, जिस विष्णुदत्त गोडसे ने 1857 को अपनी आंखों से देखा, ग्वालियर में देखा, ओरछा में देखा, झांसी में देखा, कानपुर में देखा, उसने पूरे वृतांत लिखे हैं इसके ऊपर। किसी को नहीं मालूम कि दासा बाबा 125 साल के नाना साहब के गुरु, जिन्होंने प्रेरित किया था इस क्रांति के लिए, चाकी कुंतिया उड़ीसा से महारानी लक्ष्मीबाई का गुरु, जिसने उसको शस्त्र विद्या तक दी थी, वो इस क्रांति के पीछे थे, इस क्रांति की योजना बनाने के लिए। और लगातार ये योजनाएं जो हैं वो बन रही थी और उनको क्रियान्वित करना था। और ये ध्यान रखिए कि इस क्रांति की 3 तारीखें थी, एक तारीख नहीं थी। 10 मई थी, 30 मई थी और 10 जून था। 10 मई की तारीख थी दिल्ली, हरियाणा, ये जो अंबाला, पंजाब, मेरठ, ये जो प्रदेश है, इन प्रदेशों के लिए। और जब इनमें क्रांति होगी अंग्रेजों के विरुद्ध, तो उन्हें यह था कि लखनऊ से, बरेली से, राजस्थान से, इस तरफ से लोग जो हैं अंग्रेज अपने सिपाहियों को उधर भेजेंगे। तो 30 मई की तारीख उन स्थानों के लिए रखी गई थी। और फिर यह था कि अपने और फोर्सेस को लाने के लिए अंग्रेज जो है पेशावर से और बंबई की तरफ से जब अपनी सेनाओं को लाएंगे, तो 10 जून की तारीख वहां रखी गई थी। और सामरिक दृष्टि से ये देखिए कि कितनी महत्वपूर्ण चीज थी ये 10 तारीख, ये मई और जून के महीने की तारीखें रखना, कि इस गर्मी के मौसम के अंदर
अंग्रेज के लिए लड़ना बहुत मुश्किल था। और यही नहीं, इसके बाद में बरसात का मौसम, तो जो सप्लाई है वो कट हो जाएगी अंग्रेजों की। तो एक पर्यावरण का जो प्रयोग इस युद्ध को लड़ने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था, मैं कहूंगा कि जिन्होंने भी इन तारीखों को तय किया था, उन्होंने बहुत सोची समझी एक योजना के तहत जो है तारीखें तय की थी कि किस प्रकार से अंग्रेजों को हराया जा सके। बादशाह, कुछ लोग कहते हैं राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था ये तो सिर्फ वो अवध के कुछ इलाकों तक और बुंदेलखंड और थोड़ा बहुत इधर उधर मध्य प्रदेश में विद्रोह था और कहीं कुछ हुआ ही नहीं। इतने साक्ष्य मौजूद हैं, मुझे रोना आता है अपने इतिहासकारों के ऊपर कि जो उन साक्ष्यों को देखने और पढ़ने को तैयार नहीं। पेशावर से लेकर के, पेशावर में ही अंग्रेजों ने तोप के गोले से उड़ा उड़ा करके उन सैनिकों को उड़ाया है जिन्होंने विद्रोह किया। पेशावर से लेकर के और आसाम तक, डिब्रूगढ़ तक, कोहिमा तक, इधर कोमिला तक, चिटगांव तक, दक्षिण में कर्नाटका में बेलगांव तक, महाराष्ट्र में सत्तारा, उड़ीसा, बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा खासतौर से, पंचमहल गुजरात में, औरंगाबाद, ये सारे केंद्र थे इसका। और हर कोई दिल्ली की तरफ चलने की बात कर रहा था। किसी किताब में यह नहीं पढ़ाया जाता कि हैदराबाद की रेजिडेंसी तक पे हमला हुआ था, क्योंकि वो इतिहासकार ये साबित करने में लग गए थे कि ये तो एक छोटा मोटा सामंती या सिपाहियों का विद्रोह है, और ये भूल गए कि ये विद्रोह आम जनता का विद्रोह है। रुद्रांशु मुखर्जी ने अपनी किताब में बहुत अच्छा लिखा था इस चीज को लेकर के, पीपुल्स वॉर करके, इसको अवध को लेकर के। दूसरी बात एक ये देखिए, किसने हिस्सा लिया इसके अंदर। अगर ये खाली एक सामंतों का विद्रोह था या खाली सिपाहियों का विद्रोह था, तो गांव के गांव अंग्रेजों ने क्यों उजाड़ दिए? गांव के गांव में आग क्यों लगा दी गई? गांव के लोगों को जो है पेड़ों के ऊपर फांसियां दे दे करके क्यों लटकाया गया? और वो भी इतने तरीकों से, कहिए आप, कि पेड़ के ऊपर रस्सी से टांग दिया जाता था बैलगाड़ी में खड़ा करके, और नीचे से बैलगाड़ी हटा दी जाती थी और आदमी लटका दिया जाता था पहाड़ पे, और एक एक पेड़ के ऊपर 50-50 लोगों को फांसियां दी गई। जो भी गांव रास्ते में पड़े, सारे गांव के गांव उजाड़ दिए गए। हिंदुस्तान के नक्शे से गांव के गांव गायब कर दिए गए, अस्तित्व मिटा दिया गया गांव का। तो अगर ये खाली सामंतों की लड़ाई थी, तो फिर ये आम आदमी, ये गांव, ये सब क्यों नष्ट किए गए? गरीब से गरीब तबके का देखिए, मुसलमान तबके में भी खुद सैयद अहमद खान ये कहते हैं कि साहब इसमें तो हिस्सा लेने वाले जो हैं वो सारे वो कसाई और जुलाह थे, बदजात थे, बदमाश थे। मतलब गरीब आदमी जिसने इसमें हिस्सा लिया। दिल्ली के अंदर धोबियों तक का गीत मौजूद है 1857 के। दिल्ली की आम जनता का उसके अंदर हिस्सा लेना। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएं, बड़ौद, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, रुड़की, ये सारे इलाके जितने हैं, स्त्रियों ने अपनी टोलियां बना ली थी। 20 स्त्रियां, 50 स्त्रियां, सबके अब नाम मौजूद निकल करके आए हैं कि किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों से अपना युद्ध लड़ा, किस तरीके से गांव के लोग लगातार दिल्ली में बादशाह को रसद पहुंचाते थे, लगातार बादशाह को अपनी सपोर्ट दे रहे थे। और खाली ये दिल्ली के आसपास का ही नहीं बल्कि हर इलाके का चीज, चाहे हाथ में कुल्हाड़ी हो, चाहे बर्छा हो, चाहे चाकू हो, गांव वाले खड़े होकर के लड़े। और ऐसी ऐसी मदद गांव वालों ने दी है कि कंवर सिंह जिस समय आजमगढ़ की तरफ चलते हैं, तो आजमतगढ़ में 2 हलवाई हैं, भीका एक का नाम है उनमें से, ये अपनी शक्कर कुएं के अंदर डाल देते हैं, पानी के अंदर, कि उनकी कंवर सिंह की फौज को जो है मीठा पानी पीने को मिले। और जब अंग्रेज वापस आता है तो दोनों भाइयों को अंडमान भेज दिया जाता है।
घसियारे, बिहार के घसियारे, जो अंग्रेजों की घुड़सवार सेना है, कैवलरी है उनकी, जैसे ही ये युद्ध शुरू होता है वो उनकी घुड़सवार सेना को घास की सप्लाई बंद कर देते हैं। और जरा सामरिक महत्ता समझिए इसकी, कि घुड़सवार सेना के अगर घोड़े को घास नहीं मिलेगी खाने को तो उसका युद्ध के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बिहार के घसियारों ने किया, अवध में आम लोगों ने किया। और कहीं पे भी आप देखें, चाहे महाराष्ट्र चले जाएं, सत्तारा के अंदर देखिए, औरंगाबाद के अंदर निजाम का जो पूरी सेना थी अंग्रेजों के, उसमें पूरी सेना ने रिवोल्ट कर दिया था। 40 लोगों को वहां पे तुरंत वहां पे कत्ल किया गया तोप से लगा करके। तो ये एक आम भारतीयों का एक ऐसा जंग था आजादी का अंग्रेजों के खिलाफ, जिस जंग को अंग्रेज 1857 से शुरू हुए उसको 1947 तक कभी नहीं भूले। बाद के कालों की भी रिपोर्ट बताती है कि जब भी 10 मई का दिन नजदीक आता था, अंग्रेज अपने परिवारों को किसी ना किसी बहाने से छावनी के अंदर भेज देते थे, शहर में ही नहीं रखते थे। एक डर उन्हें बना रहता था कि फिर 1857 जैसी एक क्रांति भारत के अंदर ना। और इस क्रांति का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण, एक विशेषता यह है कि इसमें सारे मिलकर लड़े थे। वो दिल्ली का बादशाह जिसकी हुकूमत चांदनी चौक की गलियों तक रह गई थी, उसको सारे हिंदुस्तान ने अपना बादशाह माना। नाना साहब के फरमान उठा के देखिए, फरमान नाना साहब का है, बादशाह के नाम से जारी हो। क्या ये राष्ट्रवाद नहीं था? क्या ये भारत की एकता नहीं थी? जो लोग कहते हैं कि भारत नाम की चीज नहीं थी, अगर भारत नाम की चीज नहीं थी तो भारत से फिरंगी को निकालने की आवाज फिर पेशावर से लेके और दक्षिण तक क्यों उठी, और पूरब में आसाम तक से क्यों उठी? और इसी घबराहट का जो एक असर है वो बाद में जाकर, तो ये मेरा मानना है कि इन कुछ भ्रमों को हमारे विद्यार्थी छोड़ दें कि ये केवल सावंतों का विद्रोह था, ये केवल सिपाहियों का विद्रोह था। ये एक राष्ट्र विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ, राष्ट्र का स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें हर हिंदुस्तानी मिलकर के लड़ा था। अभी ग्वालियर में सबूत देखिए, अमीचंद भाटिया ग्वालियर के राजा का कोषाध्यक्ष था, और जब रानी की सेना वहां आती है तो तिजोरी की चाबियां वो रानी को पकड़ा देता है, और उस अमीचंद भाटिया को ग्वालियर के सर्राफे के अंदर फांसी पे लटकाया जाता है, पेड़ से बांध करके। आज भी वो पेड़ का तने मौजूद हैं ग्वालियर के सर्राफे में, कभी जाएं तो देखिएगा। 3 बार उसको फांसी लगी वहां, 3 बार, तीसरी बार में जाकर के उसका अंत हुआ प्राणों का, और पूरा परिवार खत्म हो गया। और धर्म से जैन था अमीचंद भाटिया। सिखों के बारे में यह कह दिया जाता है कि सिखों ने 1857 में साथ नहीं दिया। हां, नहीं दिया महाराजा, ये पटियाला ने नहीं दिया, नाभा ने नहीं दिया, कपूरथला ने नहीं दिया। लेकिन मत भूलिए कि बनारस के अंदर सबसे पहली गोली अंग्रेजों के ऊपर सरदार सिपाहियों ने ही चलाई थी। बादशाह की फौज के अंदर जो सरदार सिपाही मौजूद थे, उन्होंने बकायदा बादशाह को लिख करके भेजा कि हम अलग अलग पलटनों में विभाजित हैं, हम अपना वीरता नहीं दिखा पा रहे हैं, हमारी सिखों की एक पलटन बना दी जाए जिससे हम अंग्रेजों के दांत खट्टे कर सके। लेकिन इन चीजों को हमारी इतिहास की किताबों में नहीं लाया जाता, क्योंकि ये देश को जोड़ती है। जिन इतिहासकारों का एक अपना एजेंडा है, जिन्हें अपनी एक दुकान चलानी है, वो तोड़ने की ही बात करते रहे। हमारे कितने क्रांतिकारी इसके बाद नेपाल चले गए। नाना साहब गए, बेगम लखनऊ से गई, बिरजिस गए, कितने सारे ताल्लुकदार उनके साथ गए। कभी किसी इतिहासकार ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि नेपाल में जाने के बाद इनका क्या हुआ। क्या ये लोग खत्म हो गए? क्या ये लोग डर के चुपके बैठ गए? या क्या इन लोगों ने दोबारा भारत के अंदर क्रांति करने के लिए कोई प्रयास किया? इसीलिए मैं ये मानता हूं कि जब 1885 में ह्यूम कहता है कि भारत में फिर से एक बार विद्रोह की ज्वाला जागृत हो सकती है, और ह्यूम क्योंकि सीआईडी डिपार्टमेंट में रहा था और उसने खुद इन चीजों को पढ़ा था, और वो कांग्रेस की स्थापना करता है सेफ्टी वॉल्व के तौर पे,
दोबारा प्रयास हो रहे थे। और नेपाल में रिकॉर्ड मौजूद हैं, लेकिन हमारे इतिहासकार ना तो किसी को शोध कराएंगे ना वो करेंगे। मुझे बताता हूं आपको, मुझे एक इतिहास विभाग दिखा दीजिए 2004 से पहले, सॉरी 2007 से पहले, चाहे अलीगढ़ विश्वविद्यालय रहा हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी रही हो, चाहे जेएनयू रही हो, जिन्होंने एक भी शोध 1857 के ऊपर करवाया। और जब 1857 के ऊपर उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि स्वतंत्रता संग्राम था हमारा, और जो सरकार ने उस पर ग्रांट देनी शुरू की, तो भाई ये सारे मार्क्सवादी इकट्ठे हो गए कि हाँ जी ये स्वतंत्रता संग्राम था, उस लूट को लेने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च से। लेकिन किसी ने भी, यहां तक कि आप देखिए कि वीर सावरकर ने जब सबसे पहले 1857 की पुस्तक लिखी और उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया, तो हर क्रांतिकारी ने इस देश को जो है उस किताब को अपना एक वो प्रेरणा स्रोत मान करके उसको पढ़ा और उसके ऊपर एक्ट किया। लेकिन इन लोगों ने नहीं। कितने लोगों को ये मालूम है और कितनी किताबों में ये मौजूद है? आरसी मजूमदार ने लिखा था, इस पे हिंट किया था आपने उसमें, कि भारत से लगभग 70,000 भारतीयों को कैदी बना करके मजदूरों के तौर पे फिजी, ट्रिनिडेड, बारबाडोस, इन जगहों पे भेजा गया। और वहां यह फैला दिया गया कि भाई भारत में क्योंकि गरीबी है, भुखमरी है, इसलिए लोग ये मजदूर बन करके आए। उन जहाजों के ऊपर इन्होंने विद्रोह किया है, क्रिस्पन बेट्स की, और इनकी अब जो इतिहास निकल करके आ रहा है कि इनको जब बंदी बना करके और जहाजों से भेजा जा रहा है भारत से बाहर, तो रास्ते में उन जहाजों पर उन्होंने विद्रोह किए। मैंने खुद वो रिकॉर्ड देखे हैं जिसमें वो कहता है 1858 के अंदर के जहाज के ऊपर विद्रोह हो गया, और उसमें कहता है कुछ लोग इसमें ऐसे थे मौजूद जो कि सिपाही थे जिन्होंने 1857 के अंदर हिस्सा लिया। लेकिन उस इतिहास को हमारे 1857 के इतिहास के ऊपर सामने नहीं लाया। महिलाओं का योगदान, मतलब एक अजीब भूमिका बना दी गई है कि भारत की स्त्रियां बहुत डोसाइल हैं, ये हैं वो हैं, कुछ करने काबिल नहीं है। और जो रोल महिलाओं ने इसमें किया, अजीजन बाई का नाम आपने सुना होगा, कानपुर के अंदर नाना साहब के साथ। मेरठ के आसपास के क्षेत्र का मैंने आपको बताया। मध्य प्रदेश के अंदर एक गणिका, नाचते हुए, और अंग्रेज अफसर जो है वो दारू में वो हो जाते थे, तो छोटी छोटी पुड़चियां सिपाहियों के अंदर बांट देती थी विद्रोह को लेकर के कि कैसे संगठित होना है और कैसे विरोध करना। वो तो किसी ताल्लुकदार की नहीं थी या किसी जमींदार की नहीं थी या सामंत नहीं थी जिनके लिए ये कहते। और इस योगदान को, इस जनता की लड़ाई, आज एक दृष्टि है दोबारा इसको देखने। इसके साथ साथ कुछ और तथ्य जुड़े हुए हैं इतिहास के। तात्या टोपे साहब, तात्या टोपे पे मुकदमा चला और वहां पे शिवपुरी में फांसी दे दी गई मुकदमा चलाने के बाद। लेकिन तात्या टोपे की मृत्यु कोई लेके देखी। 1 जनवरी 1858 का रिकॉर्ड कहता है कि तात्या टोपे एक युद्ध में मारा गया। 4 जनवरी को अंग्रेज रिकॉर्ड उसकी पुष्टि करता है कि वो मारा गया, और फिर अप्रैल के महीने में कहता है हमने तात्या टोपे को पकड़ दिया है, और उस तात्या टोपे पे मुकदमा चला के जून के अंदर उसको फांसी भी दे दी जाती है। 1859 की बात। और उसके बाद में 1864 का एक रिकॉर्ड कहता है कि डिप्टी कमिश्नर कह रहा है कि मैं असली तात्या टोपे को पकड़ने के लिए 40,000 सिपाही लेके साथ जा रहा हूं। और तात्या टोपे जैसा गुरिल्ला फाइटर, गुरिल्ला युद्ध का निपुण व्यक्ति शायद मेरे ख्याल हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर नहीं हुआ।
एक एक रात में 500 किलोमीटर 200 किलोमीटर इधर से उधर जाना और अंग्रेजों की नाक में दम कर देना, ये तात्या टोपे ही कर सकते। उस पर कोई रिसर्च नहीं की गई। क्या नाना साहब पे क्या हुआ? नाना साहब का, अजीमुल्लाह नाना साहब का एडवोकेट था, क्रीमिया का युद्ध तक देख के आया था इंग्लैंड से जब लौट रहा था। उसका क्या हुआ? कोई कहता है बाद में टर्की में मर गया, सन 83 के अंदर, कोई कुछ कहता है, लेकिन हमारे इतिहासकार ने ये काबिल नहीं समझा कि उस जमाने का व्यक्ति 1857 के अंदर जो नाना साहब का वकील बन के इंग्लैंड तक जाता है और जो पूरे इस विद्रोह को अपना दिमाग देता है, खुद लड़ता है, कि उसके बारे में जानने की कोशिश की जाए कि उसके साथ क्या हुआ। और अब तो मैंने कुछ सवाल रानी झांसी की मृत्यु को लेकर के भी उठाए हैं, क्योंकि जब तथ्यों पे अब नजर जाती है तो लगता नहीं कि रानी जो है वहां से वो किले से कूद करके अपने बच्चे के साथ में और निकल आई थी। और उसके लिए कई कारण बनते हैं जिसपे और शोध की जरूरत है। अगर किले के अंदर 8000 की सेना मौजूद थी तो फिर रानी को भागने की क्या जरूरत थी? और दूसरी बात, ये रानी का चरित्र नहीं था कि वो अपने 8000 सैनिकों को छोड़ करके और खुद बच के निकल जाए। फिर जिस जगह से वो कहा जाता है कि वो घोड़ा कूदा है, मैं खुद गया वहां पे, मैंने खुद जाके देखा, वहां संभव नहीं कि इतनी ऊंचाई से वहां से बच्चे को गोदी में लेके तलवार हाथ में लेके वहां से कूदा जाए और घोड़ा बच जाए। फिर लेफ्टिनेंट अर्नेस्ट से युद्ध की बात होती है कि रानी भाग रही थी तो लेफ्टिनेंट अर्नेस्ट से युद्ध हुआ, अर्नेस्ट उसकी टांग में तलवार लगी, वो घायल हो गया। तो ये तो दिन के समय की बात है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि रानी रात को निकल गई। और फिर अगर रानी निकल गई कुछ लोगों के साथ, तो अगले चंद दिनों में फिर रानी के साथ इतनी बड़ी सेना कहां से आ गई? और जहां जरा गौर करिएगा इस बात पे कि जहां रानी की समाधि है ग्वालियर के अंदर, और ये कहा जाता है कि रानी को यहां पे उनका वो अंतिम संस्कार किया गया, अंग्रेजों को ये सूचना के इस जगह पे रानी का अंतिम संस्कार किया गया है 1 हफ्ते बाद दी गई थी। वो महंत जी ने दी थी उस आश्रम के। और उस आश्रम में आज भी लोग ये बताते हैं कि रानी की मृत्यु नहीं हुई थी, रानी घायल आई थी। और मृत्यु जो हुई वो रानी की कोई और साथी थी, हो सकता है झंकारी बाई हो सकता है दूसरी हो, क्योंकि मोती बाई तो वहां दवा झांसी में ही तोप चलाते हुए शहीद हो गई थी। और ये उनका ये कहना है कि रानी का उपचार करके रानी को नाना साहब के पास भेज दिया गया और 1 हफ्ते का समय इसलिए लिया गया अंग्रेजों को बताने में कि रानी चुपचाप वहां से निकल जाए। रानी का जो बच्चा था उसको होलकर के पास भेज दिया गया, उसके सिर के बाल वगैरह मूंद के सन्यासी सा बना के, बालक सन्यासी बना के उसको वहां भेज दिया। रानी की तलवार आज भी मौजूद है उस आश्रम के अंदर। मैंने कोशिश की थी कि जब मैं म्यूजियम बना रहा था कि मैं इन चीजों को, देश की धरोहर है, दिल्ली में ला करके इनको म्यूजियम के अंदर दिखा सकूं 1857 के। लेकिन इन तथ्यों पे जानने की जरूरत नहीं की। और खुद एक अंग्रेजी रिकॉर्ड कहता है कि रानी जो है झांसी के नीचे वाले दाएं तरफ वाले गेट से जो है 8000 सैनिकों के साथ बाहर निकल करके गई है और तिलंगे उसके साथ सबसे आगे थे मौजूद। सच्चाई क्या है? उस सच्चाई को हमने, जो अंग्रेजों की बर्बरताएं हैं, क्या किसी इतिहासकार ने आज तक ये जानने की कोशिश की कि जिन गांवों के नाम उनमें रिकॉर्ड में मिल रहे हैं 1857 के? बहुत अच्छा काम किया है भार्गव रिजवी की जो
यूपी फ्रीडम स्ट्रगल के 5 वॉल्यूम आए थे, एक एक गांव लिस्टेड है डॉक्यूमेंट्स। क्या वो उनमें से कितने गांव आज मौजूद हैं? कितने गांव खत्म हो गए? कोई कोशिश नहीं। इसके बाद जो और भी परिवर्तन आते हैं भारतीय समाज के अंदर, वो इससे प्रभावित हैं। लेकिन इतना बड़ा एक असर देखिए 1857 का, कि 1945 के अंदर ऑखिल्ले, जनरल ऑखिल्ले, जो भारत के अंदर चीफ कमांडर है ब्रिटिश फोर्सेस का, वो लॉर्ड वेवल को एक पत्र लिखता है और उस पत्र में ये कहता है कि अगर हमें भारत में रहना है तो हमें 1857 की तरह से भारत को दोबारा जीतना होगा, और मुझे उसके लिए 1 लाख यूरोपीय सिपाही चाहिए होंगे। पूरी फाइल्स मौजूद है आर्काइव्स में, इन फाइल्स को भी हमारे इतिहासकार नहीं देखते। वो 1 लाख सैनिक यहां कैसे लाए जाए उस पर पूरी डिबेट है मौजूद, इतनी मोटी फाइल। ये स्पष्ट करता है कि 1857 का जो है क्या प्रभाव था भारत के ऊपर। एक बात मत भूलिए कि जहां 1857 में मिलकर के लड़े और सिपाहियों का बहुत बड़ा योगदान था, वही तरीका गदर पार्टी ने जो है जाकर के अपनाया। भारत में सशस्त्र क्रांति भारतीय ही जो अंग्रेजों की सेना में थे इनके द्वारा कराने का प्रयास किया, जो कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से बना। किसी इतिहास की किताब में नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको कि 5th इन्वेंट्री ने सिंगापुर में विद्रोह करके 4 दिन तक सिंगापुर के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था प्रथम युद्ध के दौरान, और उसके बाद में अंग्रेजों ने वापस कब्जा किया और 400 से ऊपर भारतीय सैनिकों को जो है गोली से उड़ा दिया गया। चंदन सिंह गढ़वाली और उसके बाद आजाद हिंद फौज, एक बहुत बड़ा योगदान। और लास्ट का फेज अगर आप देखेंगे तो नौसैनिक विद्रोह, खाली नौसैनिक ही नहीं था, उसमें वायुसेना का भी विद्रोह हुआ है कुछ, उसमें सैनिक, आम सैनिक का भी विद्रोह हुआ है। तो जो परंपरा एक डाली 1857 में, उसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव जो है आगे तक के काल के ऊपर पड़ा। लेकिन हम 1857 के इंपैक्ट्स को नहीं देखते। मत भूलिए कि अंग्रेजों की हर नीति भारत के अंदर जो बनी है 1857 के बाद में, वो 1857 के अनुभव पर आधारित थी। और पहला अनुभव यह था कि हिंदू और मुसलमान को एक ना होने दो, हिंदू को और इतना जातियों में बांट सकते हो बांटो, एक ना होने दो। यही नतीजा है कि 1861 और 1871 में जब नई सेंसस आती है तो उस सेंसस के अंदर जो परंपरागत भारतीय समुदाय हैं उन्हें अंग्रेज नीची जाति में कन्वर्ट कर देता है। नीची जाति में शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूं, ये अंग्रेजी रिकॉर्ड जो है लो कास्ट में बता रहा हूं कि नाई, धोबी, कुम्हार, जितने भी कारीगर थे इस तरीके के, जो परंपरागत संप्रदाय समुदाय थे भारतीय कारीगरी के, उन सबको एक उसमें ये लोग जो है नीची जाति का डिक्लेयर कर देते, क्योंकि बांटना है समाज को। सैयद अहमद खां लिखते हैं इनको, अंग्रेजों को, कि आपने तो गलती कर दी जो अंग्रेजों और हिंदुओं को एक ही पलटन में रहने दिया था। आपको तो चाहिए था नादिर शाह की तरीके से अलग अलग पलटन बनाते, कि फारसियों की अलग पलटन बनाते और तुर्कों की अलग पलटन बनाते, जिससे मौका आए तो दोनों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके और दोनों एक ना हो। डिवाइड एंड रूल की जो नीति, एक बात याद रखिए कि भारत के अंदर अंग्रेजों ने कोई भी युद्ध अपनी वीरता के बल पे नहीं जीता है। कोई भी युद्ध भारतीय इतिहास में इसलिए नहीं आ रहा है कि भारतीय में वीरता की कमी थी।
उस युद्ध को हराया है हमारे गद्दारों ने। किसी भी समय से उठा के आप देख लीजिए, अगर गद्दार नहीं होते तो शायद भारत 1857 में नहीं आता। तो राव अली और गौरी शंकर ये दो जासूस थे अंग्रेजों के दिल्ली के अंदर, जो रोज रिपोर्ट देते थे जब रिच के ऊपर अंग्रेजों की सेना मौजूद थी कि हमला करो हमला करो। अभी 2 दिन पहले ईद होके गई है, वो लिखता है अंग्रेजों को कि साहब ईद वाले दिन हमला करना क्योंकि कुर्बानी होगी और दोनों आपस में लड़ मरेंगे, तो आप दिल्ली आसानी से जीत लोगे। और अंग्रेज रात 11 बजे तक बैठ करके इंतजार करते रहते हैं कि अभी दंगा हो अभी दंगा हो, और दिल्ली में दंगा नहीं होता क्योंकि बादशाह फरमान दे चुका है कि कुर्बानी नहीं होगी, कुर्बानी नहीं होगी। और एक रहते हैं भारतीय उस समय अंग्रेजों के खिलाफ। ये एकता थी 1857 की, जिस एकता ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे और जिसके लिए उनको हिंदुस्तान को और टुकड़ों में बांटना था। हिंदू मुस्लिम में ही नहीं बांटना था, और ज्यादा बांटना था। हिंदुस्तान की पूरी सभ्यता को नष्ट करना था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनका टकराव जो है यहां पे वो किसी असभ्य समाज से नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीती जागती संस्कृति से उनका टकराव है जो कि हजारों वर्षों से चली आ रही है। और जब तक आप उसका तहस नहस नहीं करेंगे तब तक अपना राज आप यहां पे स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए चाहे झूठ बनाना पड़े, चाहे झूठे तथ्य बनाने पड़े, सारा कुछ अंग्रेजों ने किया। तो कह दिया भारत नाम की चीज ही नहीं। ये जो प्रक्रियाएं हैं 1857 की, कई ऐसे परिप्रेक्ष्य हैं इतिहास के जिनके ऊपर के आज तक शोध नहीं हुई है, जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। और ये कह देना कि उसको मात्र वो एक सामंत विद्रोह था या सिपाही विद्रोह था, ये बातें समझ में नहीं आती। जेल तोड़ तोड़ के लोगों ने क्यों निकाला कैदियों को? मेरठ के अंदर ही देखिए, मेरठ में जब 10 मई को शुरू होता है तो सबसे पहले मेरठ की जेल तोड़ी जाती है। और मेरठ में कैसे शुरू होता है तो स्पष्ट है। जब ये सिपाही वहां जाते हैं और उनको ताना मिलता है स्त्रियों से कि तुम्हारा साथी तो वहां पे कोर्ट मार्शल हो रहा है उनका और तुम यहां पे आए हो, तो वापस जाते। लेकिन फिर 2 घंटे के अंदर सारे गांव वाले कैसे इकट्ठे हो जाते हैं मेरठ के अंदर। उस जमाने में तो व्हाट्सएप नहीं था भाई, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जो लोकल मोड है कम्युनिकेशन की, और फिर मिलकर के लड़ते हैं। और इस लड़ाई के अंदर एक इस तरीके का साथ देते हैं एक दूसरे का, देखने योग्य। कहीं पे भी भारतीयों की हर एक सवाल उठ मेरे दिमाग में आया था बार बार जब मैं इन जूदों को देख रहा था म्यूजियम को बनाते हुए, कि हमारे सैनिक हैं 2000-3000, अंग्रेज हैं मुश्किल से 50-60-70। हमारी सेना हार रही है और अंग्रेज जीत रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? बहुत दिमाग लगाया, नहीं मिलके दे रहा था। फिर एक बात समझ में आई कि जब पुराने कारतूस खत्म हो गए तो नए कारतूसों को हिंदुस्तानी सेनाओं ने हाथ लगाने से मना कर दिया। उसी एक कारण भी बना था। तो नतीजा यह हुआ कि यह लड़ाई तलवार और एनफील्ड राइफल के बीच की लड़ाई बन गई। तो नेचुरली अगर वो 70-80 थे और हम 1000 भी थे, तो डिस्टेंस जो लड़ाई का है, ये सब कुछ है, उसकी वजह से हम मारे गए। नहीं तो ये नहीं होता। एकमात्र एनफ्लाइड राइफल की वो जानकारी ना होने से हमको युद्ध हारने पड़े। और दूसरे ऑब्वियसली दूसरी तरफ देश के गद्दार हैं कि जिन्होंने लगातार देश के साथ गद्दारी की है और इस देश को बेचा है, और आज भी बेच रहे हैं, आज भी मौजूद है। एक वही चीजें कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बहुत सारी चीजें वो रिपीट हो रही हैं आज भी उठा करके उस क्षेत्र के अंदर, किस तरीके से सत्ता को कब्जाया जाए और फिर जो चाहे बेचा जाए देश को। तो इस क्रांति का
महत्व सबसे बड़ा यही है कि एक नवीन उत्साह इसने जनता के बीच में रखा, अंग्रेज से लड़ने के लिए दिखाया कि अंग्रेज इतना कमजोर है कि उसे हराया जा सकता है, यह नहीं है कि उसे हराया नहीं जा सकता। तो इसलिए लोकल लेवल पे मेरा साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप जिस इलाके में भी हैं, जिस एरिया में हैं, वहां के बुजुर्गों से मिलिए, वहां की लाइब्रेरी देखिए, वहां शोध करिए कि 1857 पे हमें बहुत बड़े लिटरेचर की जरूरत है। 1857 के भारतीयों की दृष्टि से लिखी हुई, जैसे मैंने विष्णुदत्त गोडसे की किताब अभी आपके सामने रखी, और जब ये इतिहास सामने आता है तो एक दूसरा इतिहास भारत का निकल करके सामने उभर करके आता है। मैंने इसीलिए एक एक इवेंट को नहीं लिया, सबको मालूम है रानी लक्ष्मीबाई कितनी बहादुर थी, और आप देखिए इंपैक्ट देखिए रानी लक्ष्मीबाई का, कि सुभाष चंद्र बोस रानी झांसी रेजिमेंट पहली स्त्री रेजिमेंट आधुनिक दुनिया की बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं रानी झांसी रेजिमेंट। इसलिए मैं समझता हूं कि युवा पीढ़ी कुछ नया शोध लेके, कुछ नए वो लेके, क्योंकि इतना इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है कि अगर मैं सवेरे 10 बजे से भी आर्काइव्स के अंदर बैठूं और 10 साल तक बैठा रहा हूं, तब भी मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं देख पाऊं। फारसी में भी है बहुत, क्योंकि हम अपने जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनको टैप करने की कोशिश ही नहीं करते। आ गया जो कुछ लिखा लिखाया, हाँ जी पढ़ दिया, एग्जाम दे दिया, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे एमए का एग्जाम हो, दे दिया और निकल गए। लेकिन उस इतिहास की वास्तविकता को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम नए स्रोतों के ऊपर ध्यान दे करके, मैं ये नहीं कहता कि हिस्ट्री को रीराइट करिए, हिस्ट्री रीराइट करना कोई चीज नहीं। मेरा यह मानना है कि हिस्ट्री के साक्ष्य उपलब्ध करा दीजिए और उसके बाद जो इतिहास उभर करके आता है, सही इतिहास, ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित इतिहास, उसे पढ़ाइए स्कूल में। ये दुकान बंद करिए जो चलती, बहुत कुछ इस तरीके से अभी किया जा सकता है इस वास्तविक इतिहास को जानने के लिए। और मैं समझता हूं सरकार को भी इसके ऊपर काफी खुल के और बाहर आना चाहिए कि किस प्रकार से इसकी आज भी एक भूमिका है देश की आजादी के। मैं रुकूंगा यहीं पे और चाहूंगा कि आप लोग कुछ सवाल अगर पूछे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने एक आपको ऊपर का थ्योरेटिकल रूप दिया है, मैं बहुत माइन्यूटली ग्रासरूट लेवल्स पे नहीं गया, क्योंकि वहां भ्रांतियां थ्योरेटिकल लेवल पे ही ऊपर इतनी है कि सारा वक्त आजकल उसी में गुजरता है कि उनकी त्रुटियों को किस तरीके से इन इतिहासकारों की खत्म करके और एक नए, एक अच्छे इतिहास को लिखने की, फैक्ट्स के ऊपर इतिहास आधारित लिखा जा सके, उस पर एक प्रयास है। तो एक थ्योरेटिकल लेवल पे उन चीजों की मैंने बात की है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे इन चीजों पे बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि पूरा भारत कम से कम 2 साल का, आप में कितने लोगों को मालूम है कि 1857 का आखिरी जो ग्रुप था तेलंगों का, उसको हैदराबाद स्टेट के अंदर 1969 के अंदर, सॉरी 1869 के अंदर खत्म किया गया, 10 साल बाद। तो आपसे अनुरोध है कि अगर कोई प्रश्न आपके दिमाग में हो तो जरूर पूछिए। जी, एक बात और याद रखिएगा कि अनगिनत लोगों को 1857 के बाद काले पानी भेजा गया। फांसियां तो एक तरफ है, तोप के गोले से उड़ाया जाना एक तरफ है, अंडमान भेजे जाना एक और बात।
जी, हेलो, 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 हेलो। हाँ, ड्रॉप कर, हाँ मैंने कर दिया, आप कर